तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 8 दिसंबर 2024 की सीरीज, जिसके अंदर 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो बड़े ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी ज़रूर करना। वीडियो को लगातार बनाए रखना, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप एक अलग से नोटबुक के अंदर राइट जरूर करना, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करें तो हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र, या गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र, गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ शुरू करने की घोषणा की है। तो ये हैदराबाद में प्रारंभ करने की घोषणा की है, जो एशिया का दूसरा सेंटर होगा, एशिया का सेकंड सेंटर होगा। ये कहाँ होगा? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वहाँ ये प्रारंभ होगा। एशिया का दूसरा होगा, तो एशिया का पहला कहाँ है? तो पहला है टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। सॉल्यूशन देखें तो हैदराबाद में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, भारत का पहला गूगल इंजीनियरिंग सेफ्टी सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो देश के साइबर सुरक्षा परिदृश्य में भूमिका निभाएगा। यानी देश के अंदर जो साइबर सुरक्षा है उसकी, यानी सिक्योरिटी करेगा, या सुरक्षा, या उससे हमारी बचाव, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी सुरक्षा करेगा। गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला, और एशिया महाद्वीप के अंदर ये दूसरा, और विश्व स्तर पर 5वां केंद्र होगा। इसी प्रकार के केंद्र डबलिन, जो आयरलैंड की राजधानी, वहाँ देखने को मिलेगा। म्यूनिख, जो जर्मनी का एक यानी तीसरा बड़ा सिटी है, वहाँ है, देखने को मिल जाएगा। मलांगा, जो स्पेन के अंदर है, वहाँ भी है। और टोक्यो जापान के अंदर है। और 5वां कहाँ होगा? हैदराबाद के अंदर, जो हमारी भारत के अंदर तेलंगाना की राजधानी है। गूगल सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर भारत की अद्वितीय साइबर सुरक्षा चुनौतियों की समाधान करते हुए उन्नत अनुसंधान भी करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सुरक्षा समाधान कौशल विकास में विशेषज्ञता हासिल करेगा। और ये सेंटर स्थापित होने के बाद में भारत के कई जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा। जो तेलंगाना हैदराबाद के युवा है उनको रोजगार मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि गूगल द्वारा सुरक्षा इंजीनियरिंग सेंटर हमारे भारत के अंदर हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है, जो एशिया का दूसरा है और वर्ल्ड का 5वां सेंटर है। दोस्तों, आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हाल ही में जिस कलर थ्रेट लैब्स क्लाउड सिक्योरिटी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मेलवेयर हमलों के मामले में शीर्ष देश कौन है? तो जो मोबाइल मेलवेयर है, उन हमलों के मामले के अंदर भारत सबसे आगे है। भारत के 28%, विश्व के 28% मामले भारत के अंदर आते हैं, और जो मोबाइल फोन पर होने वाले हमलों में सर्वाधिक है विश्व के अंदर। मेलवेयर क्या है? मेलवेयर एक ऐसा वायरस है, या ऐसा एप्लीकेशन है, या ऐसा मेल हम बोल सकते हैं, जिसके कारण हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको हैक किया जा सकता है हैकर्स के द्वारा, या हमारे जो डाटाज है उनको लीकेज किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ये दुर्भावनापूर्ण बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जो नेगेटिव इफेक्ट पटकता है। आगे हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हाल ही में प्रकाशित जिस कलर थ्रेट लैब्स 2024 मोबाइल आईओटी और ओटी थ्रेट रिपोर्ट के अनुसार
भारत मोबाइल मेलवेयर हमलों के लिए सबसे अधिक लक्षित देशों के रूप में उभरा है। विश्व में मोबाइल फोन पर होने वाले हमलों में से 28% भारत में हुए हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 यानी सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम एक्ट 2000 ये मुख्य कानून है जो साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और साइबर अपराध से रिलेटेड है। ये भी बहुत ही अच्छा यानी पॉइंट बनता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये भी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में वेगा सी रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट सी उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया गया या किसने प्रक्षेपित किया? तो ये यूरोपियन जो अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। किसको? सेंटिनल फर्स्ट सी, जो कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट सी जो उपग्रह है उसको, ये है उपग्रह। और किसके द्वारा? वेगा सी रॉकेट के द्वारा इसको क्या किया गया? प्रक्षेपित किया गया। इसका हम सॉल्यूशन देखें तो कोपरनिकस सेंट्रल फर्स्ट मिशन पृथ्वी की भूमि और महासागरों की यानी पृथ्वी की भूमि और महासागरों की वैश्विक निगरानी के लिए ये बनाया गया है, जो सभी मौसम दिन रात की रडार इमेजरी प्रदान करता है। सभी मौसम के अंदर दिन और रात हो उसकी रडार इमेजरी यानी इमेजेस प्रदान करता है। कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट विश्व का तीसरा उपग्रह है, या इस सेंटिनल फर्स्ट मिशन का तीसरा उपग्रह है। सेंटिनल फर्स्ट सी उपग्रह 2024 के अंत में वेगा सी रॉकेट पर प्रक्षेपित के लिए फ्रेंच गुयाना जो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का जो केंद्र है या सेंटर है वहाँ पर पहुँचाया गया है, और ये दिसंबर अंत तक इसको स्पेस के अंदर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? वेगा सी रॉकेट के द्वारा। इस मिशन के तहत दो उपग्रह को एक ही कक्षा में 180 डिग्री की दूरी पर उड़ाया जाता है, यानी 180 डिग्री की दूरी के ऊपर इनको उड़ाया जाता है। एक तो जैसे यहाँ और एक ही यहाँ। पहला कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट सी हो गया, कोपरनिकस सेंटिनल ये फर्स्ट हो गया, और ये कोपरनिकस सेंटिनल सेकंड हो गया। और ये पूरी पृथ्वी को क्या करता है? कवर करता है। लेकिन ये जो थर्ड है इसको प्रक्षेपित करने का कारण ये है कि जो फर्स्ट है सेंटिनल फर्स्ट बी वो अप्रैल 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन किसी कारण या टेक्निकल खराबी के कारण 2022 के अंदर डेटा प्राप्त करने में असमर्थ हो गया, तो उसके स्थान पे इसको स्टेबलाइज किया गया, यानी सेंटिनल फर्स्ट बी के स्थान पर इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसके कारण जो इसका कनेक्शन है सेंटिनल फर्स्ट ए से जो अप्रैल 2014 के अंदर प्रक्षेपित किया गया था उसके साथ बना रहेगा और ये सिस्टम कार्य करेगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में आरबीआई द्वारा संशोधित जीडीपी पूर्वानुमान विकास पूर्वानुमान कितना है? तो आरबीआई के द्वारा 2024-25 चालू वित्त वर्ष के लिए जो जीडीपी का पूर्वानुमान है वो था 7.2 था। कितना था? 7.2, जिसको घटाकर कितना कर दिया है? 6.6 कर दिया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस प्री एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी आरबीआई द्वारा संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितना है? तो जीडीपी जो 2024-25 के लिए जो पूर्वानुमान पहले रखा था वो 7.2 रखा था, लेकिन फिर उसको घटा के 6.6 कर दिया है। सॉल्यूशन देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर के पूर्वानुमान को घटाकर 6.6% कर दिया है।
आरबीआई ने पहले आर्थिक वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान जताया था, लेकिन आर्थिक वृद्धि दर अब उन्होंने कम करके 6.6 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली जो बैंक है अमेरिका का, या जो एक संस्था है, उसने भारत की वित्त वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 6.3 कर दिया है। यानी उन्होंने विकास दर 6.3 बताया है, मॉर्गन स्टैनली संस्था के द्वारा, जो अमेरिका की है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 दिसंबर को मनाया गया। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया, और ये इसलिए मनाया जाता है कि जो लुप्त प्राय वनस्पतियां हैं, वन्य जीव है, उनका संरक्षण करे और उनके बारे में जागरूकता फैलाए। सॉल्यूशन देखिए, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और पृथ्वी पर लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। भारत में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 भारत के अंदर है। 34 में से 4 भारत के पास है, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के यानी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे एनिमल और प्लांट डिफरेंट टाइप के यहाँ देखने को मिलते हैं। उनमें से जो 4 हॉट स्पॉट है इंडिया के, जैव विविधता के हॉट स्पॉट है इंडिया के अंदर, उनमें पहला है इंडो बर्मा, यानी इंडो बर्मा म्यांमार और इंडिया की सीमा वाला एरिया। वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र है, वो भी एक है। श्रीलंका और सुंदरलैंड, श्रीलंका और सुंदरलैंड, श्रीलंका से लेके अंडमान निकोबार वगैरह, ये एरिया इसके अंदर आता है। वर्ष 2022 तक भारत में 73 गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां थी। जो पहले 2011 में 37 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई है? 73 हो गई है। तो ये बड़ी यानी दुख की बात है और बहुत ही हमारे देश के लिए संकटदायी बात है। यानी इनका इंक्रीज होना हमारे लिए यानी क्लाइमेट चेंज का एक संदेश है, जो पर्यावरण संकट का भी एक संदेश मान सकते हो आप, जिनमें से 9 स्थानिक स्तनपायी प्रजातियां इंक्लूड हैं। आगे हम दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगाया है। असम सरकार ने होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। उससे पहले ये यूपी सरकार के द्वारा गोमांस के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। अब कहाँ लगा दिया गया है? अब लगा दिया गया असम सरकार के द्वारा। असम में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर प्रतिबंध 4 दिसंबर 2024 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य भर के होटलों और रेस्तरां, सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, केंद्रीय मंत्री कौन? कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च की है? नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च की है? तो ये की है चंडीगढ़ के अंदर, सॉरी ये दिल्ली के अंदर की है। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने तालाब के पानी की गुणवत्ता में सुधार और जलीय जानवरों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली चिड़ियाघर में नैनो बबल तकनीक को 15 दिवसीय प्रशिक्षण तकनीक का 15 दिवसीय परीक्षण शुरू कर दिया है। इस तकनीक का उद्देश्य शैवाल, दुर्गंध, रंगहीनता को दूर करना, जिससे स्वच्छ और स्वस्थ पानी सुनिश्चित हो सके। तो ये जो नैनो बबल टेक्नोलॉजी है, ये केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है, दिल्ली के चिड़ियाघर में लॉन्च की गई है और 15 दिन के ये प्रशिक्षण के रूप में स्टार्ट किया गया है, जो क्या करेगा, जो पानी के अंदर शैवाल है, दुर्गंध है, रंगहीनता है, उसको दूर करने का काम करेगा और स्वच्छ और स्वस्थ पानी सुनिश्चित करेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये साइंस और टेक का भी एक क्वेश्चन है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की।
इससे पहले दोस्तों ये देखो, ये क्वेश्चन है आया आपको IAS, RAS, NDA, CDS में, इनमें ये देखने को मिलेगा 100% हमारी गारंटी के साथ हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो हाल ही में 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है? तो महापरिनिर्वाण का संबंध वैसे तो महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी क्या, महात्मा बुद्ध से, लेकिन ये 6 दिसंबर को मनाया गया, इसका संबंध डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर से है। भीमराव रामजी अंबेडकर जिसकी पुण्यतिथि यानी जिनका निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, और जिन्होंने अंतिम जो समय था उसके अंदर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण उनका जो पुण्यतिथि दिवस है वो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। चैत्य भूमि बम्बई में स्थित भीमराव अंबेडकर का क्या है, स्मारक है, चैत्य भूमि। कई बार आपको SSC GD, दिल्ली पुलिस, RPF में देखने को मिलता है। चैत्य भूमि का संबंध किससे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। ये 59वां महापरिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर को संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर मनाया गया। 1990 में भीमराव अंबेडकर को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1990 के अंदर। बड़े दुख की बात है कि अंतिम पहले करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे संविधान के जनक है और उन्होंने काफ़ी संघर्ष और जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 1927 में उन्होंने महाड़ में अछूत समुदाय के लोगों के शहर के मुख्य जल टैंक में पानी भरने के अधिकार के लिए सत्याग्रह या आंदोलन चलाया था। इस प्रकार इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में 63वां ISAM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ISAM सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 63वां। तो ये सम्मेलन है, ये बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया। सॉल्यूशन देखें तो भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी, इंडियन एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी ISAM का 63वां सम्मेलन 5 से 7 दिसंबर 2024 तक मनाया गया। बेंगलुरु के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान में आयोजित किया गया। 1952 में स्थापित एरोस्पेस एंड मेडिसिन सोसाइटी भारत का एकमात्र पंजीकृत सोसाइटी है। सम्मेलन का विषय था अनुसंधान के लिए सहयोग और जो विमानन और अंतरिक्ष चिकित्सा में अंतः विषय सहयोग पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में DRDO, इसरो, एरोस्पेस मेडिसिन के पेशेवर सहित 300 से अधिक प्रतिभागियों ने क्या लिया, इसमें भाग लिया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है eMAP। भारत सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान पोर्टल, राष्ट्रीय कानूनी माप विज्ञान पोर्टल यानी eMAP ऐप ये लॉन्च किया है, जिसकी मुख्य विशेषताएं होगी डिजिटल वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा, स्वचालित वर्कफ्लो होगा, पंजीकरण और प्रमाणन इसका कार्य इस पे होगा, उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित इसका कार्य होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। सारे दोस्तों, इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। बड़े ही शानदार, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, लगभग एग्ज़ाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। सारे दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।